आपने कभी नोटिस किया जैसे ही मार्केट गिरता है म्यूचुअल फंड का ऐड क्यों आता है? वो आपको पहले ही बोल रहा है मार्केट रिस्की है, तो मेरे पास आ, मैं लगाऊंगा तेरा पैसा उसी मार्केट में जिसको मैं रिस्की बता रहा हूं। जैसे हम मान लीजिए किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं कैश में, हमारे पास फुल कॉन्फिडेंस है, हम होल्ड करके बैठे हैं उसको, लेकिन उसी स्टॉक के अगर हम ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो हमारा वो कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? मैं आज इसका बढ़िया एक एग्जांपल बताता हूँ। ऑप्शन एक मरा हुआ आदमी है और मरे हुए आदमी को आप ग्लूकोज चढ़ा रहे हो और उस ग्लूकोज भी चढ़ा रहे हो और उसको कह रहे हो तो इंश्योरेंस मिलेगी। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. हेलो सर, माई सेल्फ ओम भोजवानी। मुझे पहला क्वेश्चन स्टॉक्स के बारे में पूछना है कि पंकज सर, जैसा आपने बताया कि लॉजिक 4 के बारे में, कि अगर एक स्टॉक पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर खुलता है या फिर 2 दिन के लो के नीचे खुलता है तो उस स्टॉक उस पूरे दिन चलने वाला है। बट कई बार मैंने नोटिस किया है कि वो ना कंसोलिडेट भी हो जाता है, हर स्टॉक नहीं चलता। तो उसका कोई काउंटर है या फिर कुछ कि हाँ ये वाला स्टॉक चलेगा उसमें देखने में? सबसे पहले आप उस स्टॉक को जाके देखो, पिछले 4-5 दिन में वो कर क्या रहा है? ऊपर, ऊपर, नीचे कंटिन्यूअस रुका हुआ है। उस 4-5 दिन के दौरान में वो एक दिन भी पिछले दिन के गैप अप से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक से वो 3-4 दिन के गैप अप के ऊपर खुलता है, तो पहले 10 मिनट हमें वेट करना है उसमें। अगर 10 मिनट अगर वो सच्ची रैली है, तो 10 मिनट के बाद रुकेगा नहीं। अगर वो फेक रैली है, तो पहली 5 मिनट सही दिखा के, अगली 5 मिनट में ही आपको उतारना स्टार्ट कर देगा। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे तो मैं ज़्यादा बात आपको बता नहीं पाऊँगा, बट आई कैन गिव यू वन हिंट कि अगर उसमें सचमुच दम है, तो वहाँ पे एक चीज़ वॉल्यूम मिलेगी आपको 5 मिनट बाद। समझ गया सर। इसका आंसर मैंने दे दिया। और सर इंडेक्स के लिए जैसे हमने इलेक्शंस की भी बात करी, तो जब हम पहले एफआईआई और डीआईआई डेटा देखे इलेक्शन से कुछ महीने पहले का, कुछ हफ्ते पहले का, तो पता चल रहा था कि एफआईआई बस सेल कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और डीआईआई जैसे कि आपने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि वो खरीदते जा रहे हैं ताकि मार्केट गिरे ना, होप्स उड़ा रहे हैं। तो क्या हमें एफआईआई और डीआई डेटा फॉलो करना चाहिए इंडेक्स में ट्रेड करते टाइम? देखो, अगर हम बात करते हैं 2012 से लेके 2015 तक, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि आपको तो पता ही होगा सर, मौसम का, बारिश का रुझान, इस बार मानसून कम है, उससे पहले ही स्टेटमेंट देके और सब कुछ मार्केट धराशायी कर देते थे। अभी तो लोग इस बात को जानते नहीं, क्योंकि ये फैक्टर अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये फैक्टर किस वजह से काम करता था पहले, वो बंदा चला गया है। जो ये फैक्टर सारे चलाते थे वो चला गया। रघुराम जी के दौरान होता था, तो लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऐसे उनका मतलब था। अब कैसे किसका था वो तो मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी वो क्यों नहीं है। सरकार ने जो अभी आपने ये पूछा कि डीआईआईज और एफआईज का रिलेशन क्या है, तो पहले क्या थे लोग, हमारे जैसे लोग जो मार्केट की वेल नॉलेज रखते थे, हम अपना पैसा स्टॉक्स में डायरेक्ट लगा देते थे पोर्टफोलियो बना के। या आज भी मैं आई एम टोटली अवॉइडिंग द म्यूचुअल फंड, बट व्हाट अबाउट द अदर पर्सन? हर आदमी के पास जीवन में एक बार पैसा आता है, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल करना उसको नहीं आता। अब मैंने मार्केट, आपने कभी नोटिस किया जैसे ही मार्केट गिरता है म्यूचुअल फंड का ऐड क्यों आता है? वो आपको पहले ही बोल रहा है मार्केट रिस्की है, तो मेरे पास आ, मैं लगाऊंगा तेरा पैसा उसी मार्केट में जिसको मैं रिस्की बता रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ जो रिस्क लेके बंदे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप नहीं हो, वो लोग हैं। उनको पता है मैं रिस्क कंट्रोल कर सकता हूँ। पहले म्यूचुअल फंड में पैसा कम आ रहा था भाई, अभी क्या हो रहा है, कोविड के बाद से, मतलब कोविड से 1.5 साल पहले जैसे नोटबंदी हुआ था ना, नोटबंदी के बाद से मैं म्यूचुअल फंड के डेटा को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड से पहले जो नोटबंदी से पहले जो आता था सिप वगैरह, उसका लमसम था 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास। फिर नोटबंदी के बाद वो 6 करोड़ के आसपास हुआ। फिर वो कोविड में अचानक से 15 करोड़ के आसपास आ गया, 15,000 करोड़। आज की डेट में उसकी वैल्यू 20,000 करोड़ से ऊपर है। अभी रिसेंटली मैंने देखा 22 के ऊपर है। 22,000 करोड़ हर महीने मार्केट में आएंगे, उनको वो पैसा लगाना ही लगाना है। वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट वन थिंग कि आपने आज जो पैसा दिया वो एनएवी आपको आज अलॉट हो जाएगी, लेकिन वो पैसा वो उस दिन नहीं लग रहा है। तो इलेक्शन वाले दिन वो 4 दिन का जो डेट था ना, वो कंटिन्यूसली पैसा लगाते जा रहे थे। एफआई बेच रहा था, डीआईज के ऊपर एक प्रेशर है।
खासकर आरबीआई का कि इंडियन मार्केट को रेगुलेट करना है तुम्हें। अगर कोई आदमी ज़रूरत से ज़्यादा माल बेच रहा है तो यू आर ऑथराइज्ड पर्सन कि आप उसको रोकोगे। अब तो रोकने के लिए डीआईएस के पास पैसा कहाँ है? हम जैसे लोगों का म्यूचुअल फंड का वो पैसा है कि म्यूचुअल फंड में पैसा आए जा रहा है, हमको लगाना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। वो बेच रहे थे, उन्होंने 40,000 करोड़ 35,000 करोड़ का माल बेचा एफआईज ने, और 42 से 45 करोड़ हजार करोड़ का माल डीआईआई ने लेखा। पिछले 10 साल के डेटा में ये सबसे बेहतरीन डेटा था डीआईआई का, इसलिए मार्केट गिरने के बाद भी तेज हो गया। आपका क्वेश्चन क्या था? आप ये पूछना चाहते हैं कि एफआईडीआई को ट्रैक करना चाहिए चाहिए या नहीं करना चाहिए? और कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? देखिए, मेरा इसमें ये स्टैंड है कि मार्केट ना सुप्रीम है, मार्केट को सब पहले से पता है, ये हम सब जानते हैं। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट हर चीज़ों को डिस्काउंट करते हुए चल रहा है। आप डीआईआई और एफआई का कब का डेटा देखना चाहते हो? मैं तो ये वो पूछना चाहता हूँ पहले आपसे कि आप आज का डेटा देख के कल एक्शन लेना चाहते हो या फिर पुराने डेटा देख के आज एक्शन लेना चाहते हो? सर आज का देख के कल एक्शन। तो वो नहीं करेगा। और ये तो आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मार्केट डिस्काउंट कर चुका है सब। तो आज का डेटा देखकर एफआईडीआई की एक्टिविटी देखकर आप आज एक्शन लोगे तो पहले से मार्केट में डिस्काउंटेड है ना, वो तो हो गया होगा पहले से। तो फिर उसको देख के फायदा क्या है? ये सब चीजें आप लोगों के इमोशंस खराब करना चाहती हैं। बस आप देखो, अभी तो हमने जो रिसेंट मार्केट देखा है इसमें फिर भी 1 लाख करोड़ के आसपास का एफआई ने सेल ऑफ किया है। इसके पहले जब सेल कर रहा था, आज से 9 महीना 10 महीना पहले की बात है, जब एफआई कंटिन्यू सेल कर रहा था, तब भी बाजार इलेक्शंस के पहले भी, इलेक्शन तब बाजार संभला हुआ था और उसके बाद से कभी टूटा नहीं। वही सेम सेंटिमेंट्स अभी डेवलप हुए हैं, लेकिन इस बार टूट रहा है। अभी प्रेजेंट आज का बाजार हम देखते हैं तो यूएस मार्केट टॉप पर खड़ा हुआ है और यहाँ लेकिन हमारा मार्केट यहाँ करेक्शन हो गया, टॉप से 1400 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। तो वही चीज आज भी हो रही है, आज रिएक्ट कर रही है, उस समय रिएक्ट नहीं करी, ये क्यों हो रहा है? तो हमें ना सबसे पहले तो मैं जो भी ट्रेडर कम्युनिटी के लोग हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपना विजन पहले से तैयार करके रखो। ये ठीक है, एक्सटर्नल सपोर्टिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन आपका व्यू चेंज करने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, और आप लोगों का इसको इस्तेमाल तभी करना चाहिए जब कोई सामने कोई बड़ा इवेंट हो। हाँ, या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो हेज करने के लिए। सामने कोई बड़ा इवेंट हो, जैसे इलेक्शन, जैसे बजट। क्यों एक्सट्रीमली क्या होता है, अगर बजट से पहले भी देखोगे तो 4-5 दिन ना बाजार लगातार चला हुआ होगा बजट पे। ये खास टेक्निक है बजट में, पिछले 20 सालों से ऐसे ही हो रहा है। जब बजट आएगा, अगर बजट को अच्छा आना है, एक कोइंसिडेंट है, बजट को जब अच्छा आना है तो वो नीचे लेकर आएगा, अगर बजट को खराब आना है तो उसको उठाकर ऊपर लेकर जाएगा। तो ये फैक्ट है। 7 से 8 दिन का एक तरफा रैली मिलेगा। अगर बाजार हाई पर है, बजट कैसा भी आए, जो मर्जी स्टेटमेंट दे, बाजार नीचे ही गिरना है। देखो, मैं आप सभी लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, जब बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है तब वहां पर डाउट करना स्टार्ट कर दो, और जब बहुत सारी बुरी न्यूज आ रही है तब हमें अपॉर्चुनिटी खोजना है घुसने के लिए। ये नहीं सोचना, डरना भी नहीं है और इमीडिएटली घुसना भी नहीं है। आप डिसाइड करिए आपके एंट्री पॉइंट्स, अगर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट टेक्निकल पैटर्न्स को रिस्पेक्ट कर रहा है तो बिंदास एंट्री लो। जब सारी दुनिया मंदी कह रही है तब तेजी का सोचो, जब सारी दुनिया तेजी का कह रही है तब मंदी का सोचो। इसको एक सिर्फ हम हाथ से समझ सकते हैं, ये हमारा हाथ है, ये हमारा बाजार है। यहाँ पर बड़े लोगों की बड़ी पोजीशन बिल्टअप होती है, राइट। यहाँ पर बड़े लोगों की बड़ी पोजीशन बिल्टअप होती है। यहाँ पर आते तक तो उनकी पोजीशन बिल्टअप हो चुकी है। यहाँ पर आने के बाद टेलीविजन, सोशल मीडिया, आजकल तो एरा ही अलग है सब। अब आजकल तो सिनेरियो ही अलग हो गया है। पहले हमारे टाइम पर, आज मैं 2004 से बाजार में हूँ, हमारे टाइम पर इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं की जा सकती थी, तब प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल किया जाता था कि भाई ये पब्लिश करो, और वो भी इकोनॉमिक्स टाइम्स वाला वो पेपर आता था। कंज्यूमर का माइंडसेट खराब करो, यहाँ पर एंट्री दिलवानी लोगों को। यहाँ पर वो लोगों की पोजीशन बन जाती थी HNIs की, जिसे हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स कहते हैं। यहाँ पर वो स्प्रेड की जाती थी न्यूज। यहाँ पर आते आते हम आम आदमी लोग यहाँ पर माल उठाते थे, और उससे पहले ये ब्रोकरेज फर्म्स उसको खूब अपग्रेड करते थे। CLSA और ये सारे रेटिंग एजेंसीज, ये सारे मैक्वारी, ये सब बर्कले वगैरह सब करते थे। उसके बाद होता था ये। तो यहाँ पर हम लोग माल उठाते हैं या फिर उठाते रहे हैं। यहाँ पर माल बढ़ गया एक बार तो बाजार अपने वापस से उसी, तो ये हाथ है पूरा बाजार, उसी पिरामिड में आ जाता था वो बाद में। तो फिर यहाँ पर आके कंसोलिडेट होगा। आप बोलोगे यार मैं तो यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ, 1-2 साल खराब करेगा आप लोगों के। क्यों करेगा? बाजार तो सबको मालूम है कि ऊपर ही जाना है लॉन्ग रन में, लेकिन खराब क्यों करेगा? क्योंकि वहां पर होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, आप में से सभी लोगों को मेरे ख्याल से मालूम होगा।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है, जैसे हमने 10 रुपये यहाँ पर लगा के 12 रुपये बना सकते थे, लेकिन हमने यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दिया और ये 10 रुपये की 8 रुपये में खड़ी हुई है। तो ये 8 रुपये में खड़ी होने में जो खड़ी होकर स्टेबल है, तो यहाँ पर अगर 1 साल रुक गई तो आपका 8 रुपये का 12 रुपये होगा, लेकिन वो 1 साल की कॉस्ट है। आप कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करके पैसा बना सकते थे, कैपिटलाइज कर सकते थे। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खा जाएगा पूरी बाजार। ये तो खैर डिलीवरी और जो स्टॉक ले रहे हैं उनके लिए, ऑप्शन में तो मालूम है प्रीमियम डीके करके जीरो ही कर देते हैं, आर या पार वाला खेल होता है। तो इस तरह तो ये FIDIs का डेटा आप तभी इस्तेमाल करो जब आपके सामने कोई बिग इवेंट हो, अदरवाइज इंट्राडे स्विंग और पोजिशनल्स के लिए इसका इस्तेमाल और खासकर इन्वेस्टमेंट के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अवॉइड कर दो, अवॉइड करो। म्यूचुअल फंड और ये दोनों चीज़ों को अवॉइड करो। इन सब चीज़ों से आपका दिमाग घूमना है और कुछ नहीं है। सर आपने म्यूचुअल फंड्स का मेंशन किया, तो उसके बबल बस्ट के बारे में कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, देखो आपत्तिजनक तो कुछ स्टेटमेंट में दूंगा नहीं, क्योंकि इससे पहले 6 महीने पहले मैंने क्लियर कट बताया था एक म्यूचुअल फंड में कुछ लफड़ा चल रहा है, तो हो रहा है। देखो 17-20 हज़ार करोड़ रुपए, अब फॉर एग्जांपल आप 20 साल से अभी एक 2000 से 2025 वाला एक सिनेरियो खत्म होगा, क्योंकि लगभग 20 और 25 साल, तो जो 20वां साल था उसी में कोविड था, इसलिए मार्केट गिर गया, ठीक है। अब 25वें साल में भी मार्केट से लोग पैसा एग्जिट करेंगे, क्योंकि लोगों की म्यूचुअल फंड की वापसी आएगी। तो क्या बोलते हो? एक हिंट तो मैंने आपको दे ही दिया ना। 2025 में करेक्शन होने का एक सबसे बड़ा रीजन यही, इसी को मार्केट को बहाना चाहिए होता है हमेशा ऊपर से गिरने के लिए। वो बहाना अगर इंडियन मार्केट का है तो वो बहाना कम चलेगा, अगर वो बहाना बाहर से आ गया एक्सटर्नल से, तो वो बहाना 13 से 21 दिन तक आपको छोड़ेगा नहीं। बस इतना जान लो, मिनिमम टू मिनिमम इसमें करेगा। आप चाहे कोई भी सिनेरियो उठा के देख लो, वहां पे 13 से 21 दिन तक आपको वन साइड फॉल होगा, क्योंकि लोगों का होप क्या, अरे मार्केट 10% गिरेगा, चलो फ्रंटलाइन स्टॉक में जाकर कर लेते हैं। आज भी मेरे पोर्टफोलियो में 278 स्टॉक है, मुझे नहीं लगता मेरे पोर्टफोलियो में 30 या 40 स्टॉक से ज्यादा कोई फ्रंटलाइन स्टॉक मिलेगा, सब की सब मिड कैप। मेरा भरोसा ही नहीं, मुझे भरोसा ही नहीं है लार्ज कैप पे। मैं लार्ज कैप कब करता हूँ, जो सर की बात पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जब मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी होती है ना, यार इस स्टॉक की 10,000 रुपये वैल्यू होती थी, आज ये 3,000 खड़ा है, आज लूंगा मैं इसको, ये वो स्टॉक है। ऐसे नहीं कि मैं 10,000 पे लूंगा और उसको 20,000, नहीं, उसकी बदले में मैं दूसरी साइड में जाऊंगा, अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढूंगा कि जिनकी वैल्यू 100 रुपये है लेकिन ये 2,000 हो सकता है, इसको रखो। तो डेट इज दी प्योर एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो सर ने बताया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो एक साल के अंदर उस कॉस्ट को बियर कैसे करेंगे, आप उसको इक्वल कैसे करोगे दूसरे के साथ, तो वो इक्वल करने के लिए इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों को लगता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, कि ये मार्केट से 10 का 20 करके कमाते हैं। मेरा ऐसा समझना है कि मार्केट में आप लोगों की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को यूज करके वो बहुत बड़ा पैसा बना लेते हैं। यही है सर, सबका हाथ रंगा हुआ है, एक्चुअल में सीधे तरीके से पैसा बनता ही नहीं। यू आल्सो मेक मनी, आई आल्सो मेक मनी, वी नोज एवरी सीक्रेट। तो मैं क्लैरिटी से एक चीज़ रिटेलर्स को समझाना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है आसान तरीके से पैसा बन जाता है? नहीं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टिंग साइड, तो इन्वेस्टिंग में कोई आसान तरीके से पैसा नहीं बनता। या तो जब तक आप किसी का फुटप्रिंट नहीं जानते हो, या तब तक जब तक आपका डायरेक्ट सेटिंग प्रमोटर से नहीं है। जब तक प्रमोटर की इजाज़त के बिना उसका शेयर कोई नहीं ला सकता, चाहे आप कितना बड़ा पैसा पंप कर लो। इसका बेहतर एग्जाम्पल आप रिलायंस का ले लेना। 90s के टाइम में जब रिलायंस ने धीरू भाई अंबानी ने एक ऐसे प्लेयर को खींच दिया था जिसने ज़बरदस्ती स्टॉक बेचना स्टार्ट किया था, ठीक है, मनु मुंद्रा। अब तो सब लोग सीरीज जान के समझ गए होंगे, लेकिन उसके घोड़े तक खोल दिए थे। पहले क्या था, सेटलमेंट करने का टाइम देते थे उनको 14-15 दिन, और ऑफलाइन में बहुत पहले हम लोगों ने भी बहुत ब्रोकर्स के साथ सेटिंग करके जो आज शॉर्ट सेलिंग में फंस जाते हैं, अब तो बहुत डिफिकल्ट हो गया लोगों के लिए। कर हम आज भी सकते हैं ऑफलाइन सारा कुछ, लेकिन अब वो क्या है, टाइम थोड़ा चेंज हो गया, प्रोसेस इवॉल्व हो गई चीज़ें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना, रूल रेगुलेशंस की वजह से काम अब भी वो वैसे ही हो रहा है, लेकिन अब वो सिस्टमेटिक वे में चला गया कि मुझे ये करना है, ठीक है, मैं QIP के जरिए पैसा लाऊंगा, मैं ऐसे पैसा लाऊंगा, मैं वैसे लाऊंगा। पहले पैसा ऐसे ही आ जाता था, स्टॉक में लगा दे रहे, वो अपना दोस्त है, प्रमोटर है, उसकी कंपनी है, लगा दे, वो कह रहा है इतना हो जाएगा। नहीं, अब वो क्या कहेगा, उसको मुझे अपनी कंपनी में स्टेक दे, QIP दे, चाहे मुझे वारंट इशू कर, जिस तरीके से राइट इशू कर में दे, कैसे देना है, इस तरीके से आजकल गेम प्लान चलता है। मेरा नाम विपुल है।
हम किसी भी सेक्टर के बारे में कैसे जान सकते हैं कि भाई ये आने वाले फ्यूचर में ये सेक्टर बूम करेगा या नहीं करेगा? सर आप सुबह कैसे यहाँ कैसे आए हो? बाइक से आए थे। बाइक से आते वक्त आपने रास्ते में क्या क्या चीजें देखी? बहुत सी। और 10 साल पहले भी ऐसे ही देखा था कुछ? कम था। सर 10 साल पहले थोड़ा कम था। और आपको क्या लगता है आपके जब बच्चे होंगे तो वो इन चीजों को इतना ही देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं सर, देखेंगे? इससे ज्यादा मिलेगा उन्हें। एग्जैक्टली माय पॉइंट इज बाय व्हाट यू सी। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? देखो आगे लोग लग्जरी होते जा रहे हैं सर। आज आप पहले अगर जब मैं सेकंड स्टैंडर्ड में था, मेरे माता पिता ने घर बनाया था, तो मुझे आज भी याद है, हम छोटे छोटे थे, हम खुद ईंट उठा के जीने तक लेकर जाते थे। उस टाइम पे जो घर बनाया जाता था वो उस तरीके से बनाया जाता था, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा नहीं खर्च करते थे, सिर्फ चार दीवारी करके अपना सफ़ेदी टाइप होता था वो, डिस्टेम्पर जिसको बोलते हैं, ऐसे होता था। आजकल क्या है सर, अब मैं उसको पेंट करूँगा, मैं उसको टेक्सचर करूँगा, मैं उसको लग्ज़री बनाऊँगा, मुझे बेड अच्छा चाहिए, मुझे प्लाईवुड अच्छा चाहिए, मुझे शीट्स लगानी है। तो लोगों का जो पेइंग स्किल्स हो गया ना, अब लोग क्या है, बाहर का सारी दुनिया देख चुके हैं। आप एक बार विदेश में ट्रैवल करके आ जाओ, आप आते ही तुरंत क्या कहोगे, यार वो अच्छा था, मुझे ये चाहिए, मैं अभी ऐसा ही रूम बनाऊँगा। 90% लोग जिनको घर बनाने का वो डिज़ाइन नहीं पता होता, वो होटल में जाते बढ़िया देखते हैं, उसी कंसेप्ट को कॉपी करके घर पे लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस लग्जरी हो चुका है। अब आप आ रहे हो, आज आप बाइक में आ रहे हो, ज़रूरी नहीं है आपका बेटा बाइक पे आए। हो सकता है तब तक दूसरे वाली बाइक एनहांस हो जाए, या वो गाड़ी में आए, या हो सकता है महंगे वाली साइकिल पे आए, जो जिसकी कॉस्ट गाड़ी से भी ज़्यादा हो सकती है। तो आप जिस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हो, आप वहाँ देखो, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है आज की डेट में? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सरकार काम कर रही है पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है हमें, राइट? वहाँ इलेक्ट्रिक जो साधन है वो किससे जुड़े हुए हैं? बैटरी से। बैटरी किससे जुड़ी हुई है? इक्विपमेंट से, खांचे से, केमिकल से। केमिकल बनाने वाली रो कंपनियाँ, खांचे बनाने वाली रो कंपनियाँ, ट्राई टू फाइंड आउट कि कंपनीज़, बैटरीज़ को बनाने वाली कंपनीज़ को रॉ मटेरियल कौन देता है ना? ग्रीन एनर्जी आ गई है लोग। सुज़लोन क्यों नहीं चला था? क्योंकि ज़रूरत से पहले टेक्नोलॉजी आया था, लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया सर। दैट इज़ द मेन रीज़न कि सुज़लोन नीचे गिर गया। ऊपर से सुज़लोन ने क्या किया, सब चीज़ें मैं ही करूँगा, मैं ही पवन चक्की बनाऊँगा, मैं ही सबको वो करूँगा, मैं ही बैंक से ये करके उसने ऐसे करके अपना वो करा। लेकिन आज क्यों चल रहा है वो? उसका मैनेजमेंट जैसे ही ठीक हुआ, उन्हें पता चल गया कि हम लोगों का ये पास्ट में दिक्कत था, और आज सही समय है, सही सिनेरियो है। अगर टेक्नोलॉजी टाइम से पहले आ गया तो वो कभी नहीं चलेगा। वेरी फ्यू पर्सन नोज अबाउट वन थिंग कि इलेक्ट्रिक स्कूटर 2009 में आए थे जब मैं कॉलेज में था, लेकिन वो फेल हो गया। वही टेक्नोलॉजी 10 साल बाद आती है, 15 साल बाद, और आज इलेक्ट्रिक स्कूटर आप हर दूसरी गली में, हर 10वें बंदे में से एक बंदे के पास देखोगे। देखो, मैं इसमें एक कुछ चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। आपने पूछा कि कौन सा सेक्टर बूम करने वाला है, वो हम पता कैसे करें? आपने बताया कि आप बाइक से आए हैं यहाँ पर। आप ये चाहेंगे कि आप अपने आप को अपग्रेड करें। 100% उसके लिए मेहनत भी करेंगे, और आपकी आने वाली जनरेशन उसको भी अपग्रेड करने में लगी रहेगी वो। तो आज आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। एक, दबा के पैसा कमाओ और अपने आप को अपग्रेड करो, बराबर है? दबा के पैसा कमाने के लिए अगर दबा के पैसा नहीं कमा पाए तो आपके ड्रीम्स तो खत्म नहीं हुए। ड्रीम्स तो हैं कि मेरे को लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदने, या फिर मेरे को अपने क्लास को शिफ्ट करना है। तो अगर आपने दबा के पैसा कमा लिया तब तो कोई बात नहीं, नहीं कमा पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा, लोन्स लेने पड़ेंगे। हाँ। आज भाई आप इतने तो पैसे कमाओगे ना कि भाई EMI फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे पाओ। तो ये चीज़ें बढ़ रही है अभी हिंदुस्तान में कि सबके लग्जरी की तरफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो रहा है। तो हमें पता है कि, और ना हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग फेल हैं, वो ये है कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो दूसरे के लाइफस्टाइल को डेडिकेशन नहीं रखना चाहते, पागलपन नहीं दिखाना चाहते अपने काम के लिए। तो मैं वापस से अपने पॉइंट पर आ जाता हूँ कि अगर आपने दबा के पैसा नहीं कमा पाए और मेहनत भी नहीं की तो आपको लोन्स लेने पड़ेंगे। आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन ना बहुत सारे आईफोन लोन पे लेती है। तो अगर लोन लेती है तो उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? NBFCs को। और सबसे ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा?
जब हमारी आने वाली आरबीआई की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट कम हो जाए। तो आज से हमको पता है कि भाई लोग लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। आज से हमें पता है कि अगर मैं मेहनत दबा के मेहनत सब करेंगे, कितने लोग दबा के पैसा कमा पाएंगे? 10 में से 9, 10 में से 9 फेल होंगे। सेबी का रिपोर्ट कहता है ना ये तो एक ही बंदा कमा पाएगा। तो 9 बंदे क्या करेंगे? लोन लेंगे। लोन लेंगे तो किसको बेनिफिट मिलेगा? भैया एनबीएफसी में इन्वेस्ट करो ना। जरूरी नहीं कि एनबीएफसी के सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, स्टडी करो अच्छे से, बेस्ट स्टॉक पिक करो, स्टडीज करो, इन्वेस्ट करो। इसी तरह से और एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, आप लोगों को बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आज मेट्रो कितने सिटीज में है? एनी काउंट? चलो मान लेते हैं 10 सिटीज में होगी। स्कोप कितना है? तो और बचनी अभी, वो स्टेट बहुत है ना। हो सकता है 50 सिटी भी हो जाए आगे। और ये ऐसा तो नहीं कि 20 साल बाद होगी, 20 साल बाद होगी या 50 साल बाद होगी, इमीडिएटली होने चालू हो जाएगी। तो फोकस करो बॉस, मेट्रो के प्रोजेक्ट में कौन कौन काम कर रहा है। पता है आप लोगों को डेली लाइफ में कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, देखते हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो कंपनियां प्रोजेक्ट बनाती है ना, तो वो अपना मार्केटिंग खुद करती है, वो लगा के, आप लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। तो आप लोगों के आसपास ही सब चीजें मिल रही हैं, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है और उसको लेना है। और अगर रिस्क ही नहीं लेना चाहते ना, तो भैया सीधा जो मैं कंज्यूम करता हूँ वो चीज ले लो, सिंपल सा एकदम बढ़िया बात, खत्म नहीं होने वाली। क्योंकि सबने करना है, कोई बिना शेर तो नहीं है सब लोग कि बिना मंजन के चालू कर देंगे दिन। ब्रश तो करेंगे ना सारे। तो अगर रिस्क नहीं लेनी है, इतना प्रपंच में नहीं फंसना है, इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो बढ़िया डेली यूटिलिटी एफएमसीजी स्टॉक्स में बढ़िया सिलेक्ट करो और इन्वेस्टिंग करना चालू करो। देखना नहीं है उसको दोबारा। इन्वेस्टिंग में अगर जीतना है तो क्वेश्चन का आंसर मिला कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर?